आज की कहानी है बड़ा भाई अपने छोटे भाई से जब हुआ पराया। कमरे में प्रवेश करते ही नीलम को अपने जेठ जी, जिन्हें वह बड़े भैया कहती थी, पलंग पर लेटे हुए दिखाई दिए। नीलम ने आवाज लगाई, भैया कैसे हैं आप? कौन है? एक धीमी सी आवाज कमरे में गूंजी। मैं नीलम, नीलम ने कहा। बड़े भैया ने करवट बदली। नीलम उनको देखकर हैरान रह गई। क्या यही हैं वे बड़े भैया जिनकी एक आवाज से सारा घर कांपता था? कपड़े इतने गंदे जैसे महीनों से बदले ही नहीं गए हों। दाढ़ी बड़ी हुई जैसे बरसों से शेव नहीं की हो। शायद कुछ देर पहले कुछ खाया था जो मुंह के पास लगा था और साफ नहीं किया गया था। हाथ पैर भी मैले मैले से लग रहे थे, नाखून बढ़े हुए। उनको देखकर नीलम को उन पर बड़ा तरस आया। तभी नीलम का पति रमन भी कमरे में आ गया। बड़े भाई की इस दशा में देखकर रमन रोने लगा। भैया, क्या मैं इतना पराया हो गया कि आप इस हालत में पहुंच गए और मुझे खबर भी नहीं की? भैया से बोला नहीं जा रहा था। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगे, किस मुंह से खबर करता छोटे? क्या नहीं किया मैंने तेरे साथ, फिर भी तू देखने आ गया। क्या यह कम है? नहीं भैया, अब मैं आपको यहाँ नहीं रहने दूंगा। अपने साथ ले जाऊंगा और अच्छी तरह से इलाज करवाऊंगा, रमन सिसकते हुए कह रहा था। नीलम को याद आ रहे थे वे दिन जब वह दुल्हन बनकर इस घर में आई थी। उसके माता पिता ने अपनी सामर्थ्य से ज़्यादा दहेज दिया था, लेकिन मनोहर भैया हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। उसके दहेज के सामान को देखकर रमन से कहते, क्या सामान दिया है? इससे अच्छा तो हम लड़की को सिर्फ फूल माला पहनाकर ही ले आते। उनकी शादी अमीर घर में हुई थी, लेकिन रमन की ससुराल उतनी अमीर नहीं थी, इसीलिए वे हमेशा उसका मजाक उड़ाते थे। रोज रोज के तानों से नीलम को बहुत गुस्सा आता, पर रमन के समझाने पर वह चुप रह जाती। फिर भी बड़े भैया के लिए उसके दिल में गांठ पड़ ही गई थी। उनसे भी ज़्यादा तेज उनकी पत्नी शालू थी, जो बोलती कम थी पर अंदर ही अंदर छुरियां चलाने से बाज नहीं आती थी। माता पिता की मृत्यु के बाद घर में मनोहर भैया की ही चलती थी। सब कुछ उनसे पूछकर होता था। एक तो मनोहर बड़े थे, दूसरे वे एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर थे। उनकी शादी भी पैसे वाले घर में हुई थी, जबकि रमन न सिर्फ छोटा था बल्कि एक छोटी सी दुकान चलाता था। उसकी शादी एक साधारण घर में हुई थी। उसकी घरेलू स्थिति ठीक नहीं थी। रमन को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह न सिर्फ अपने बड़े भाई को बहुत प्यार करता था, बल्कि उनकी हर बात को मानना अपना कर्तव्य भी समझता था। मनोहर अपने छोटे भाई को वह प्यार नहीं देते थे जिसका वह हकदार था, बल्कि हमेशा उसकी बेइज्जती करने के बहाने ढूंढते रहते। वे हमेशा यह जतलाना चाहते थे कि घर में सिर्फ वे ही श्रेष्ठ हैं और बाकी सब बेवकूफ़ हैं। नीलम कहाँ खो गई? चलो भैया का सामान पैक करो, इनको हम अपने साथ ले जाएंगे। रमन की आवाज़ सुनकर नीलम वापस वर्तमान में आ गई। भैया, प्रिया नहीं आती क्या आपसे मिलने? नीलम ने पूछा। आती है कभी कभी, लेकिन वह भी क्या करे, उसकी अपनी गृहस्थी है, हमेशा तो मेरे पास नहीं रह सकती ना। भैया रुक कर बोल रहे थे। और राजू और पल्लवी कहाँ हैं? नीलम ने पूछा। राजू तो ऑफिस गया होगा और पल्लवी शायद किसी किटी पार्टी में गई होगी। भैया शर्मिंदा से लग रहे थे। नीलम को इसी तरह के किसी जवाब की उम्मीद थी। उसे अच्छी तरह याद है वह दिन जब उसकी छोटी बहन सीढ़ियों से गिर गई थी, तो वह हड़बड़ाहट में बिना किसी को बताए अपनी माँ के घर चली गई थी। बस इतनी सी बात पर मनोहर भैया ने बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि ऐसा भी किसी भले घर की बहू करती है क्या कि किसी को बगैर बताए मायके चली जाए। उन दिनों भैया ही सारा घर संभालते थे। रमन भी अपनी सारी कमाई भैया के हाथ में दे देता था और कभी भी नहीं पूछता था कि भैया उन पैसों का क्या करते हैं, जबकि भैया सबसे यही कहते फिरते थे कि छोटे का खर्च तो वही चलाते हैं, छोटे की तो बिल्कुल भी कमाई नहीं है।
नीलम की सारी अच्छाइयाँ, सारी पढ़ाई लिखाई, सारे गुण सिर्फ एक कमी के नीचे दबकर रह गए कि उसका मायका गरीब था। दूसरे, पति की कमाई भी साधारण थी। सारे रिश्तेदारों, दोस्तों में शालू और मनोहर नीलम और रमन को नीचा दिखाने का प्रयास करते। नीलम को अपनी इस स्थिति से बहुत कोफ्त होती, पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि रमन उसे कुछ भी बोलने नहीं देता था। एक बड़े पेड़ के नीचे जिस तरह एक छोटा पौधा पनप नहीं सकता, वैसी ही कुछ स्थिति रमन की थी। पिता की मृत्यु के बाद मनोहर घर के मुखिया तो बन गए, लेकिन उन्होंने रमन को सिर्फ छोटा भाई समझा, बेटा नहीं। बड़े भाई का छोटा भाई के प्रति फर्ज होता है, वह उन्होंने कभी नहीं निभाया। नीलम समझ नहीं पाती थी कि क्या करे। वैसे वह बहुत समझदार और शांत स्वभाव की थी, लेकिन कभी कभी शालू और मनोहर के तानों से इतनी दुखी हो जाती कि उसे लगता कि वह रमन को ही छोड़ दे। रमन का चुप रहना उसे और परेशान कर जाता, लेकिन रमन को छोड़ना तो इस समस्या का हल नहीं था। रमन तो बहुत अच्छा था, बस उसकी एक ही कमज़ोरी थी कि वह बड़े भाई की हर अच्छी या बुरी बात मानता था और आंख बंद कर उन पर विश्वास भी करता था। रमन के इसी विश्वास का मनोहर ने हमेशा फायदा उठाया। उसने पुश्तैनी मकान भी अपने नाम करवा लिया और एक दिन नीलम और रमन को अपने ही घर से जाने को कह दिया। इतना कुछ होने पर भी रमन कुछ नहीं बोला और अपनी 4 साल की बेटी और पत्नी को लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। उस दिन नीलम को अपनी पति की कायरता पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन जब रमन ही कुछ करने को तैयार नहीं था तो वह क्या कर सकती थी। पर मन ही मन उसने सोच लिया था कि वह इस घर में अब कभी वापस नहीं आएगी और इस घर से बाहर रहकर ही अपनी और अपने परिवार की एक पहचान बनाएगी। अब नीलम की अग्नि परीक्षा शुरू हो गई थी। घर में पैसों की तंगी बनी रहेगी, यह तो नीलम को मालूम था, क्योंकि संयुक्त परिवार में बहुत से ऐसे खर्चे होते हैं जिनका पता नहीं चलता, लेकिन एकल परिवार में उन खर्चों को निकालना मुश्किल हो जाता है। फिर भी नीलम ने हार नहीं मानी और जुट गई अपना एक समर्थ संसार बनाने में। सुबह मुंह अंधेरे उठकर घर का कामकाज करती, उसके बाद कई बच्चों को घर पर बुलाकर ट्यूशन पढ़ाती और फिर रमन के साथ दुकान पर चली जाती। नीलम के अंदर दुकान चलाने की गजब की क्षमता थी, जो शायद अभी तक उसके अंदर सुप्त पड़ी थी। उसने अपने मीठे व्यवहार, ईमानदारी और मेहनत से न सिर्फ अपनी दुकान को बढ़ाया, बल्कि रमन का आत्मविश्वास बढ़ाने में भी उसका साथ दिया। बड़े भाई से अलग रहकर रमन को भी एहसास हो गया था कि वह कितना बुद्धू था और बड़े भाई ने उसका कितना फ़ायदा उठाया। मनोहर ने सोचा था कि रमन कभी भी घर से नहीं जाएगा और अगर जाता है तो जाते वक्त उसके आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाएगा या फिर नीलम ही कुछ भला बुरा कहेगी। पर वह हैरान था कि दोनों ने कुछ भी नहीं कहा, बल्कि चुपचाप एक दूसरे का हाथ पकड़कर घर से चले गए। वैसे भी वे रमन से चिढ़ते थे कि उसकी पत्नी हमेशा उसका कहना मानती थी, जबकि वह इतना समर्थ भी नहीं था। और एक उनकी पत्नी शालू है, जिसने उनका जीना मुश्किल किया हुआ है। हर वक्त उसे कुछ न कुछ चाहिए। उसकी फरमाइशें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। मनोहर ने रमन को घर से तो निकाल दिया, पर उनके अंदर आत्मग्लानि का भाव पैदा हो गया था। एक दिन रात को शराब के नशे में धुत होकर मनोहर ने रमन को फोन किया, चल छोटे, घर आ जा, भूल जा सब कुछ। लेकिन नीलम और रमन ने सोच लिया था कि अब उस घर में वापस नहीं जाना है। अब मनोहर को एक नया बहाना मिल गया था अपने आप को बहलाने का, कि उसने तो उन दोनों को वापस बुलाया था, पर वे ही वापस नहीं आए और गाहे बगाहे वे अपने रिश्तेदारों को कहने लगे कि वे दोनों अपनी मर्जी से घर छोड़कर गए हैं। नीलम तो हमेशा से ही रमन को उनसे दूर करना चाहती थी, पर अंदर की बात तो कोई भी नहीं जानता था कि यह सब किया धरा मनोहर का ही है। रमन और नीलम ने दिन रात मेहनत की। धीरे धीरे उनकी दुकान एक अच्छे स्टोर में बदल गई थी। अब उस स्टोर की शहर में एक पहचान बन गई थी। रमन और नीलम का जीवन स्तर भी ऊंचा हो गया था।
उनके बच्चे शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ने लगे थे। अब मनोहर उनसे नज़दीकियां बढ़ाने की कोशिश करते, पर वे दोनों तटस्थ रहते। रमन के घर छोड़ने के बाद दोनों भाइयों का आमना सामना बहुत ही कम हुआ था। एक बार मनोहर के बेटे राजू की शादी में वे मिले थे। तब रमन ने महसूस किया था कि बड़े भाई की अब घर में बिल्कुल भी नहीं चलती है। जो कुछ भी हो रहा था वह बच्चों की मर्जी से ही हो रहा था। बड़े भाई के बच्चे भी उन पर ही गए थे। वे बिल्कुल ही स्वार्थी निकले थे। दूसरी मुलाकात मनोहर की बेटी प्रिया की शादी में हुई थी। बड़े भैया को अनेक रोगों ने घेर लिया था। वे बहुत ही कमज़ोर हो गए थे। तब भी उनको देखकर रमन को बहुत दुख हुआ था, पर उस वक्त वह कुछ नहीं बोला था। लेकिन शालू भाभी के जाने के बाद तो जैसे भैया बिल्कुल ही अकेले पड़ गए थे। उनका ख्याल रखने वाला कोई भी नहीं था। शालू जैसी भी थी, पर अपने पति का तो ख्याल रखती ही थी। राजू को अपने काम और क्लबों से ही फुर्सत नहीं थी। वैसे भी उसे पिता के पास बैठकर उनका हाल जानने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगर वह अपने पिता का ध्यान नहीं रख सकता था तो पल्लवी को क्या पड़ी थी इन सब बातों में पड़ने की। वह भी ससुर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती थी। एक एक बात रमन के दिमाग में चलचित्र की तरह घूम रही थी। पुरानी घटनाओं का क्रम जैसे ही खत्म हुआ तो रमन बोला, बड़े भैया, कल ही किसी से पता चला था कि आप गुसल खाने में गिर गए हैं। मुझसे रहा नहीं गया और आपका हाल पूछने चला आया। रमन का दिल रोने लगा कि खामखा ही वह इतने दिनों तक भैया से नाराज रहा और उनकी खबर नहीं ली। लेकिन अब वह उनको अपने साथ ज़रूर ले जाएगा। लेकिन बड़े भैया ने जाने से इनकार कर दिया। मुझे माफ़ कर दे छोटे, सारी ज़िंदगी मैंने सिर्फ तेरा मजाक उड़ाया है, और अब जब मैं बिल्कुल ही मोहताज हो चुका हूँ और मेरे अपने मुझे बोझ समझने लगे हैं, इस वक्त मैं तेरे ऊपर बोझ नहीं बनना चाहता। नहीं भैया, ऐसा मत कहो। क्या मैं आपका अपना नहीं? मैंने आपको अपना भाई नहीं बल्कि पिता माना है, और एक बेटे का कर्तव्य है कि वह अपने पिता की सेवा करे। इसीलिए आपको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। रमन ने विनती की। तभी नीलम भी बोल पड़ी, भैया, आपको हमारे साथ चलना ही पड़ेगा। हम आपको इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। अब तक पल्लवी भी घर पहुंच चुकी थी। उसने चाचा और चाची को देखकर इस तरह व्यवहार किया जैसे वह उन दोनों को जानती ही नहीं। उसको इस बात की भी चिंता नहीं थी कि दुनियादारी के लिए ही कुछ दिखावा कर दे। उसका व्यवहार इस बात की गवाही दे रहा था कि अगर मनोहर को कोई अपने साथ ले जाता है तो उसे कोई परवाह नहीं है। अभी तक मनोहर को आशा थी कि शायद पल्लवी उसे कहीं भी जाने नहीं देगी और उसे रोक लेगी, पर उसकी बेरुखी देखकर मनोहर भैया उठ खड़े हुए। चल छोटे, मैं तेरे साथ ही चलता हूँ, लेकिन उससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। वह क्या भैया? रमन ने पूछा। तुझे एक वकील लाना पड़ेगा, क्योंकि मैं यह बंगला तेरे नाम करना चाहता हूँ, जो धोखे से मैंने अपने नाम करवा लिया था, मनोहर ने कहा। लेकिन मुझे यह घर नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है भैया, रमन ने कहा। मैं जानता हूँ छोटे, तेरे पास सब कुछ है, लेकिन जिंदगी ने मुझे यह सबक सिखाया है कि किसी से भी धोखे से ली हुई कोई भी वस्तु सदैव दुख ही देती है। मैं इतने सालों तक चैन से नहीं सो पाया और अब चैन से सोना चाहता हूँ। इसीलिए मुझे मना मत कर और अपना हक वापस ले ले। यह सब सुनकर पल्लवी के तो होश उड़ गए। उसे लगता था कि उसके ससुर का तो कोई अपना है ही नहीं जो उन्हें अपने साथ ले जाएगा, और इतना बड़ा बंगला सिर्फ उसके हिस्से ही आएगा। लेकिन ससुर की बात सुनकर उसे लगा कि इतना बड़ा घर उसके हाथ से निकल गया है। उसने फटाफट बहू होने का फर्ज निभाया। उसने मनोहर को रोकने की कोशिश की, पर मनोहर ने कहा, नहीं बहू, अब नहीं, अब मैं नहीं रुक सकता। तुमने और मेरे बेटे ने मुझे बिल्कुल ही पराया कर दिया है। इस बूढ़े और लाचार इंसान को अब अपने मतलब के लिए इस घर में रखना चाहते हो? नहीं, इस घर में तड़प तड़प कर मरने से अच्छा है मैं अपने भाई के साथ कुछ दिन जी लूं, लेकिन
फिर भी मैं कहता हूँ कि इसमें तुम्हारी गलती कम है, क्योंकि मैंने ही बबूल का पेड़ बोया है, तो आम की उम्मीद कहाँ से करूँ। कुछ देर बाद नीलम और रमन मनोहर को लेकर अपने घर जा रहे थे और पल्लवी पछता रही थी कि उसने अपने ससुर को नहीं रोका, जिनके जाने से इतना बड़ा घर हाथ से निकल गया। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।